जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सीटेट की क्लास में शिक्षण सहायक सामग्री की चर्चा कर रहे थे और शिक्षण सहायक सामग्री में हमने कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों की चर्चा कर ली थी, जिसमें दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में हम बात कर रहे थे। 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं: दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। हम दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री पर कार्य कर रहे थे, जिसमें से हमने पाठ्य पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं को देख लिया था। उसके संबंध में जानकारी कर ली थी पिछली क्लास में, जो चैनल पर पड़ी हुई है। आप यदि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के संबंध में जानकारी करना चाहते हैं, इन्हें सीखना चाहते हैं, क्योंकि इनसे सीटेट में एक क्वेश्चन निश्चित ही बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। आप उस क्लास को देखें, उसमें मैंने बिल्कुल शुरू से पढ़ाया है शिक्षण सहायक सामग्री को। और ये आज शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम लेकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री की, जिसमें दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री चल रही है। और दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक की, दृश्य शिक्षण सामग्री में हम आज बात करेंगे श्यामपट्ट की। श्यामपट्ट, देखिए, जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट का शिक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक को जब भी बच्चों को कुछ भी समझाना होता है या किसी प्रकार का कोई चित्र आदि कुछ भी लिखना होता है, तो कक्षा में श्यामपट्ट की सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है। शिक्षक श्यामपट्ट का सहारा लेकर बालक को हर चीज सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि बालक को ज्यादातर देखकर उसका चित्र बनाकर, या इसे ऐसे बनाया जा सकता है, इस तरह से श्यामपट्ट के द्वारा बच्चे को शिक्षक सिखाता है। श्यामपट्ट को शिक्षक का सहयोगी या मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे शिक्षक का सहयोगी या मित्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन में आपको श्यामपट्ट पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं दिया गया होगा, बुलेटिन बोर्ड दिया गया होगा, कई प्रकार की दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होती है। उनमें से अगर कुछ भी है और वहां पर श्यामपट्ट की बात आती है, तो जो सहायक सहयोगी या मित्र होता है वो श्यामपट्ट होता है। श्यामपट्ट पर ऐसी जगह, श्यामपट्ट को कक्षा में ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे बालक को स्पष्ट रूप से दिख सके। पहले मैं इन सब पॉइंटों को लिखता हूं और मैं बाद में आपको इन्हें सबको समझाऊंगा। देखिए, नंबर 1 पॉइंट है इसमें श्यामपट्ट के संबंध में, हम इसे ये तीसरा नंबर लेकर चल रहे हैं। ये 3 नंबर था, क्योंकि हम 2 की बात कर चुके हैं। इसमें पहला पॉइंट है, श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र या सहयोगी कहा जाता है। श्यामपट्ट को जो शिक्षक का मित्र या सहयोगी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें सेकंड, कक्षा में श्यामपट्ट ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे सब कुछ ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे सबको
स्पष्ट दिखाई दे। कक्षा में श्याम पॉट को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिससे कक्षा में सबको दिखाई दे। आगे है नंबर 3 पॉइंट है इसमें, अध्यापक को सदैव श्याम पट के बाईं ओर खड़े होकर लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है श्याम पट पर अध्यापक का लेख स्पष्ट है, लेख सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए। श्याम पट पे अध्यापक का लेख कैसा होना चाहिए? सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। 5वां पॉइंट है शिक्षक को श्याम पट के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए। श्याम पट को शिक्षक को क्या कहा गया है? देखिए ये श्याम पट के संबंध में 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखे हैं, जिनसे क्वेश्चन यदि श्याम पट से संबंधित आता है तो इनसे बाहर क्वेश्चन सीटेट में कभी नहीं आएगा। जो मैंने ये लिखे हैं 5 पॉइंट, इन पे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए श्याम पट को शिक्षक का मित्र या सहयोगी कहते हैं, क्योंकि श्याम पट के बगैर शिक्षक बालक को सब चीजें नहीं सिखा सकता। यदि श्याम पट कक्षा में है तो उसका चित्र कैसे बनाया जा सकता है, बालक को कुछ लिखना नहीं आ रहा है तो वो श्याम पट पर लिखकर बता सकता है, क्योंकि बालक को शिक्षण कराने के लिए एक शिक्षक श्याम पट का महत्वपूर्ण स्थान रखता है और श्याम पट के द्वारा बालक को शिक्षण को आसान बनाकर सिखा देता है। इसलिए श्याम पट को शिक्षक का सहयोगी या मित्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कक्षा में श्याम पट ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे सबको स्पष्ट दिखाई दे। कक्षा में श्याम पट ऐसे स्थान पर निश्चित होना चाहिए, ऐसे स्थान पर लगाया गया हो जिससे कक्षा में उपस्थित सभी छात्राओं को या इस कक्षा में बैठे सभी बच्चों को श्याम पट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो उस पे जो भी अध्यापक करा रहा होगा वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा और बच्चे को जो समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा भी और आसानी से सीख सकता है। अध्यापक को सदैव श्याम पट के बाईं ओर, श्याम पट के किधर खड़ा होना चाहिए? बाईं ओर खड़ा होकर लिखना चाहिए, जिससे कि बालक को अध्यापक क्या लिख रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। श्याम पट पर अध्यापक का लेख सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए। जब श्याम पट पर अध्यापक का लेख स्पष्ट नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, वो क्या लिख रहा है बालक की समझ में नहीं आएगा, तो बालक उससे प्रभावित नहीं होगा और वो अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। यदि ये श्याम पट पर लिखा गया लेख सुंदर और स्पष्ट होगा, बालक को यदि कोई शब्द पढ़ा नहीं जा रहा है
तो वो पूछ भी सकता है और उसकी अच्छा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जो वो अपनी कॉपी में लिखेगा उसमें। शिक्षक को श्यामपोट के साथ 45 अंश का कोण बनाकर लिखना चाहिए। शिक्षक को श्यामपोट के साथ इस तरह से 45 अंश का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए जिससे बालक को स्पष्ट रूप से लिखता हुआ अध्यापक दिखाई दे और उसकी लाइन को क्या लिख रहा है ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे। ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीटेट में। अब बात ये आती है, देखिए पहली लाइन से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में अध्यापक का मित्र कहलाता है या अध्यापक का मित्र होता है श्यामपट्ट होता है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, बुलेटिन बोर्ड होता है, पाठ्य पुस्तक। तो ज्यादातर बच्चे पाठ्य पुस्तक को चुनते हैं क्योंकि कक्षा में पाठ्य पुस्तक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक एक सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में सबसे शिक्षण के लिए सब महत्वपूर्ण अंग है, तब पाठ्य पुस्तक और शिक्षक का मित्र या शिक्षक का सहयोगी की बात आती है तो श्यामपोट को कहा जाता है। आगे कक्षा में श्यामपट्ट का कैसे स्थान पर होना चाहिए, तो वहां पर लाइन लिखी होगी जहां पर सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जहां सब आसानी से पढ़ सकते हो। इस तरह से 4 ऐसे पॉइंट बनाएगा जो सब सही दिखाई देते हैं लेकिन जिसमें सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो पॉइंट सही होगा। अध्यापक को सदैव किशोर लिखना चाहिए, बाईं और दाईं और बोर्ड के बीच में खड़ा होकर। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो आप कहां पर बताएंगे, बाईं ओर लिखना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बनता है और ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि अध्यापक को श्यामपट्ट के साथ कितने अंश का कोण बनाना चाहिए। इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। आगे दूसरी देखते हैं हम, मानचित्र के माध्यम से बालक को किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। देखिए आगे है मानचित्र, चौथे नंबर पर है। मानचित्र मानचित्र देखिए जब शिक्षक, इसमें एक पॉइंट है किसी स्थान आदि को दर्शाने के स्थान आदि को दर्शाने के लिए शिक्षक को कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए एक पॉइंट है मानचित्र से संबंधित कि किसी स्थान आदि को दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की स्थिति दर्शानी है कि उत्तर प्रदेश में ये राज्य, ये जिला वहां पर पड़ता है या ये मंडल किस स्थान पर पड़ता है, इस तरह से यदि दिखाना है तो आप मानचित्र के सहारे बालक को, यदि भूगोल पढ़ाते हैं, भूगोल में कुछ भी आपको बताना है उसमें, तो आप उसके मानचित्र के सहारे से उसे स्पष्ट बता सकते हैं। तब बालक को मानचित्र का प्रयोग, बालक को दिखाने के लिए कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए या बोर्ड पर मानचित्र को बना देना चाहिए। इस यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इससे कि किसी भी स्थान को समझाने के लिए अध्यापक को कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, मानचित्र श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको बना देगा, लेकिन स्थान की बात जब भी पूछी जाए तो वहां पर मानचित्र होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, मानचित्र होगा। दूसरा है मॉडल, 5 नंबर पर है मॉडल, या जिसे हम बोलते हैं प्रारूप। प्रारूप, इसके संबंध में बात करते हैं। देखिए जहां मानचित्र का प्रयोग संभव
न हो, संभव न हो, वह शिक्षक को मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जहां पर मानचित्र का प्रयोग संभव ना हो, वहां पर किसका मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को या किसी वस्तु को कह सकते हैं, उसके मूल रूप में दिखाने के लिए शिक्षक को कक्षा में मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मॉडल या प्रारूप किसे कहते हैं? जैसे हम कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं और जब कक्षा में हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़े, जैसे मान लीजिए हम कक्षा में भूगोल पढ़ा रहे हैं और भूगोल में हमें पृथ्वी के बारे में बताने की आवश्यकता है कक्षा में, तब हम क्या करेंगे? पृथ्वी को ना तो बोर्ड पर बनाकर दिखा सकते हैं, बोर्ड पर बनाकर उसके चारों तरफ की चीजें को नहीं दर्शा सकते, तब हम उसका एक मॉडल, जो उसका प्रारूप दिखाया जाता है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उसे कक्षा में उपस्थित करेंगे और कक्षा में रखकर उसके बारे में हम बताएंगे पृथ्वी के, कि पृथ्वी ऐसे होती है, पृथ्वी पर यहाँ पर ये चीजें हैं। हम उसके छोटे प्रारूप को, एक मॉडल को कक्षा में दर्शाकर उसके बारे में सारी चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है, मॉडल या प्रारूप। जहां मानचित्र का प्रयोग संभव ना हो सके, मानचित्र के द्वारा पृथ्वी के बारे में नहीं बता सकते हम, संभव ना हो सके, वहां शिक्षक को मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी चीज को उसके मूल रूप में दिखाने के लिए, शिक्षक को कक्षा में मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हाथी के बारे में अगर बताना है हमें, मान लीजिए कक्षा में हम हाथी के बारे में बता रहे हैं, तो कक्षा में हाथी को लाकर तो खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसका चित्र बनाकर या उसका प्रारूप दिखाकर, ऐसा बनाकर उसे, या बना हुआ प्लास्टिक इत्यादि का दिखाकर कक्षा में बताया जा सकता है कि ये हाथी है, हाथी के इस प्रकार से दांत होते हैं, उसके संबंध में इस प्रकार से स्पष्ट कक्षा में किया जा सकता है। और यहाँ से शिक्षण सहायक सामग्री से ये 3 प्रकार की होती हैं। कभी कभी इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि 3 प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी कब प्रकार यूज की जाती है। यहाँ से आपको अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमने 4-5 पॉइंट शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में पढ़े हैं। आगे पढ़ेंगे हम रेखा चित्र। ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है, रेखा चित्र। क्या है? देखिए, रेखा चित्र किसी भी चीज के उतार चढ़ाव को समझाने के लिए कक्षा में रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज के उतार चढ़ाव को, ये जो शब्द इसमें आया है उतार चढ़ाव, ये पूछा जाता है कि उतार चढ़ाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे।
जैसे मैं इन्हें बता रहा हूँ, एक एक लाइन क्वेश्चन का काम कार्य करती है। एक हमारे पास आता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, इसका क्या कार्य होता है? ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड या इसे समाचार पत्र भी कहा, या समाचार बोर्ड भी कहते हैं। समाचार पत्र नहीं, बुलेटिन बोर्ड को हम समाचार बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है। लकड़ी का टुकड़ा होता है जो किसी दीवार के सहारे लटका होता है। जो किसी दीवार के सहारे लटका होता है। इसमें ऊपर मखमल का कपड़ा लगा होता है। इसमें ऊपर बाहर वाली साइड में मखमल का कपड़ा लगा होता है तथा किसी भी समाचार को पिन के द्वारा इस पर लगा दिया जाता है। इनके द्वारा इस पर लगा दिया जाता है तथा बुलेटिन बोर्ड या समाचार बोर्ड किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आते जाते सबकी नजर पड़ सके। आते जाते सबकी नजर पड़ सके। देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या है? यह एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है। बुलेटिन बोर्ड बड़े लकड़ी के टुकड़े का बनाया जाता है और आप देखते हैं किसी कार्यालय इत्यादि में मेन गेट पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, जैसे ये कहाँ पर होना चाहिए? जैसे मेन गेट पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी समाचार लिखते हैं तो इस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता है। जैसे विद्यालय को ले लीजिए और विद्यालय में अकस्मात से कोई भी अचानक से कोई अवकाश करना पड़ जाए तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि आप सबके घर जाकर बताएंगे कि आज इस कारण छुट्टी है। विद्यालय के मेन गेट पर आप यदि उसे लगा दें, उसमें मखमल का गद्दा या मखमल का कपड़ा लगाया गया होता है जिसके सहारे से आप किसी भी समाचार पत्र को समाचार लिखकर पेपर पर पिन के सहारे से आप उसे पिन में लगा देते हैं और जब उसका समय निकल जाता है उसे हटा दिया जाता है पिन के सहारे से ही। ऐसा ये बुलेटिन बोर्ड होता है, समाचार पत्र का काम करता है और ये ऐसे स्थान पर होना चाहिए, किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी जहां पर भी हो, ये ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे उस संस्था के सभी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हों, जिससे वहां पर उनकी निगाह पड़ सकती है कि इस पर क्या समाचार पत्र लिखा गया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मखमल का गद्दा किस पर लगाया गया होता है? बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया होता है। इसे किस स्थान पर लगाया जाना चाहिए? बुलेटिन बोर्ड को किस स्थान पर लगाया जाना चाहिए? मेन गेट पर
या ऑप्शन में होगा जहां पर सबकी नजर या सबकी निगाह आते जाते पड़ सकती है, ऐसा ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये भी एक देखकर सीखने वाली शिक्षण, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सहायक सामग्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है इसमें फेनिल बोर्ड, मैंने आपको कई सारे लिखवा दी हैं। यदि इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक और मैं इसमें लिखवा रहा हूँ फेनिल बोर्ड। फेनिल बोर्ड क्या होता है? ये बुलेटिन बोर्ड को कभी कभी हम समाचार बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। बुलेटिन बोर्ड या समाचार बोर्ड यदि मिलता है तो आपका आंसर दोनों का यही होगा। आगे है फेनिल बोर्ड। फेनिल बोर्ड क्या होता है? देखिए इसमें अलग अलग खांचे बने होते हैं जिसमें इसमें अलग अलग खांचे बने होते हैं जिसमें अलग अलग चीजों को लिखकर फिट किया जाता है। ये फेनिल बोर्ड है और फेनिल बोर्ड के संबंध में मैंने लिखा है बोर्ड पर ये क्या होता है और इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है। जो फेनिल बोर्ड है इसमें अलग अलग प्रकार के खांचे बने हुए होते हैं। फेनिल बोर्ड में छोटे छोटे खांचे बने हुए होते हैं जिसमें अलग अलग चीजों को लिखकर फिट किया जा सकता है। एक साथ उसमें कई चीजों को हम दर्शा सकते हैं, या ऐसे मान लीजिए एक साथ कई विषयों को हम उसमें उसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या उसे में लिखकर एक बार में कई चीजों को समझा सकते हैं। उसमें छोटे छोटे खांचे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार में कई चीजों को लिखकर समझाया जा सकता है, किसके माध्यम से? तो किसके माध्यम से समझाया जा सकता है? फेनिल बोर्ड के। उसमें श्यामपट्ट भी आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि श्यामपट्ट में भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री जो बताती है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री जो बताती है, वो फेनिल बोर्ड को ही सही बताती है। आगे हम लेकर चलते हैं। देखिए आगे का जो टॉपिक है हमारा दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री है, और दूसरी हमारे पास है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, हम इसके संबंध में पढ़ेंगे। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? देखिए श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? वे शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें हम केवल सुनकर सीखते हैं और अपने अध्ययन को जिसमें हम सुनकर सीखते हैं और अपने अध्ययन को एक रोचक रोमांचक ढंग से बना लेते हैं और उसे सीख लेते हैं, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री को हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे यदि हम रेडियो को लें, या एक रेडियो आता है, टेप रिकॉर्ड होता है, इनके माध्यम से यदि कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो या कोई भी गाना अगर हम सुनते हैं तो उस गाने को दोहराकर हम रेडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। इस प्रकार रेडियो के माध्यम से बिना देखे सुनकर सीखी गई किसी भी क्रिया को या प्रक्रिया को हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, क्योंकि हमने केवल उसे सुनकर सीखा है, और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। और यदि हम सुनकर सीखते हैं तो वो कहां पर जाता है? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में जाता है। जैसे टेप रिकॉर्ड होता है रेडियो, और एक इसमें आता है ग्रामोफोन।
ग्रामोफोन जो पहले चलते थे कान पर लगाकर और मुंह के आगे को हो जाते थे, वो उनमें बोला जाता था, उसमें भी हम चीजों को सुनकर किसी से बात कर रहे हैं, और जब हम उससे उसके माध्यम से बात करते हैं तो वो क्या होगा, हमें केवल सुनकर पता चल रहा है कि हाँ हम टेलीफोन से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, या वो हमें ये बता रहे हैं, उनसे हम ये चीज सीख रहे हैं। वो भी सब किस में आते हैं, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। तो पहले नंबर पर हम इसमें लेकर चलते हैं रेडियो को। पहले इसके संबंध में मैं लिख रहा हूं, देखिए श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। देखिए श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे इसमें दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में था, वैसे ही श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में भी कई बिंदु हैं, और सबको एक ही क्लास में हम निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या सारी को हम एक साथ सीख सकते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि अगर हमारी क्लास जो भी भाई बहन देखते हैं और क्लास पसंद आई हो, जो हम पढ़ा रहे हैं ये पसंद आता है, तो एक बार चैनल को, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, और हो सके तो आप क्लास को शेयर भी करें यदि आपको क्लास अच्छी लगती है। तो यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको बेहतरीन समझ में आता है, और हम प्रयास यही करेंगे, देखिए यदि आपको समझ में आता है तो हम एक बार कमेंट भी अवश्य करें, और हम यही प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर आपको हमारे माध्यम से दिया जाए, जिससे आपको क्वेश्चन इन लाइनों से जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आपको ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाए। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। एक बार जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को अवश्य ही शेयर करें, और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।